हरियाणा बोर्ड के 10वीं कक्षा के छात्रों के प्री बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं और कल 1 फरवरी को 10वीं कक्षा का सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान विषय का एग्जाम है प्री बोर्ड के लिए। पहले ये एग्ज़ाम 27 जनवरी को होना था, लेकिन 27 जनवरी को छुट्टी होने की वजह से ये कैंसिल हो गया था और अब ये एग्ज़ाम कल होगा। और एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर 10वीं कक्षा का सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान विषय का सैम्पल पेपर दिखाऊंगा और इसको सोल्व करवाऊंगा ताकि आप अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर सकें। और इसके अलावा मैंने अपने चैनल पर पिछले साल का जो प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर था सामाजिक विज्ञान का, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन अपने चैनल के ऊपर अपलोड किया हुआ है और उसका लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, क्योंकि ये चीज़ देखी गई है कि पिछले साल के प्री बोर्ड के क्वेश्चन पेपर से इस साल जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि क्वेश्चन आए हैं। अब इस क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से सेक्शन ए से जो है क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सरस्वती सिंधु सभ्यता का पुरास्थल हरियाणा में स्थित है। तो इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि राखीगढ़ी भी हरियाणा में है, बनावली भी हरियाणा में है और मिथातल भी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सरस्वती सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, यानी कि कौन सी जगह से जुते हुए खेत के सबूत मिले हैं। तो ये मिले थे कालीबंगा से, तो आंसर आएगा कालीबंगा, ऑप्शन ग। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रोमन सभ्यता में युद्ध का देवता कौन था। तो यहाँ इसका आंसर आएगा मार्स, ऑप्शन घ जो है आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वेद भारतीय संगीत का मूल है, यानी कि भारतीय संगीत की उत्पत्ति कौन से वेद से हुई है। तो आंसर है सामवेद से, ऑप्शन ग जो है आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ईसाई मत का प्रमुख कहलाता है, कहता है नहीं कहलाता है, तो उसको कहते हैं पोप, ऑप्शन ख जो है आंसर है आपका। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चंदावर का युद्ध कब हुआ था। तो ये हुआ था 1194 ईस्वी में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एजेंडा 21 का उद्देश्य था। तो इसका उद्देश्य था भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना, तो ऑप्शन ग जो है आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें से भारत का एक प्रमुख अखाद्य फसल है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ख रबड़, क्योंकि ज्वार जो है खाद्य फसल है, बाजरा भी खाद्य फसल है और रागी भी, और अखाद्य फसल पूछी गई है इसमें, तो रबड़ जो है अखाद्य है, यानी कि इसको खाया नहीं जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रम अपने इस्पात को किसके माध्यम से बेचते हैं। तो ये बेचते हैं सेल के माध्यम से, ऑप्शन क जो है आपका आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है। तो इसका आंसर आएगा एक ही भाषा बोलने वाले लोग, तो ऑप्शन ग जो है आपका आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस देश में बहुसंख्यकों के कारण गृह युद्ध हुआ था। तो अभी ये जो गृह युद्ध हुआ था श्रीलंका के अंदर हुआ था, ऑप्शन ग जो है आपका आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में हिंदी के अतिरिक्त कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो 21 भाषाओं को दी गई है मान्यता, तो ऑप्शन ग जो है आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची का है। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ग विदेशी मामले। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, धर्म को राजनीति से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता, ये शब्द किसने कहे। तो ये बात बोली थी महात्मा गांधी जी ने, तो ऑप्शन ख जो है आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय दल है। तो इसमें जो आंसर है वो है ऑप्शन ग डीएमके। अगला क्वेश्चन है, एक राजनीतिक दल के कितने प्रमुख हिस्से होते हैं। तो 3 होते हैं, तो ऑप्शन ग जो है आपका आंसर है। डैश क्षेत्रक भारत की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान देता है। तो ये देता है तृतीयक क्षेत्र, यानी कि सेवा क्षेत्र। उसके बाद 18वां क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से एक विषम की पहचान करें। तो इसमें जो आंसर आएगा वो मोची आएगा, क्योंकि सैनिक, डाकिया और पुलिस कांस्टेबल जो हैं ये सारे सरकारी हैं और मोची जो है एक व्यक्तिगत कार्य है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, 1 रुपये का नोट जो है कैसी मुद्रा है। तो ये वास्तविक मुद्रा है, तो ऑप्शन ग जो है आपका आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाला सबसे प्रमुख कारण क्या है। तो आंसर आएगा, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन के संचार प्रौद्योगिकी।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। तराइन का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच हुआ? इस युद्ध का क्या परिणाम हुआ? आंसर देखें। यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। इसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी रहा। अगला क्वेश्चन देखिए आप। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। आर्थिक नियोजन का अर्थ बताइए। आंसर देखें। आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्र प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना होता है। देखें, यहाँ पर यह बताया गया है कि आर्थिक नियोजन का मतलब ये होता है कि राष्ट्र की प्राथमिकताएं यानी कि राष्ट्र की जो ज़रूरतें हैं उसके अनुसार जो देश के संसाधन है, यानी कि संसाधन वो होते हैं जिनका प्रयोग व्यक्ति की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है, वो सभी चीज़ें संसाधन होती हैं, उनका प्रयोग विकास के कार्यों में किया जाता है। तो इसको जो है आर्थिक नियोजन कहते हैं। यानी कि जो देश की ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों के अनुसार संसाधन का प्रयोग विकास के कार्यों में करना आर्थिक नियोजन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखें अब। अगला क्वेश्चन है सतत पोषणीय विकास, आर्थिक विकास का अर्थ बताइए। आंसर देखें। सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए विकास हो तथा भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा जाए। इसका मतलब ये है कि सतत पोषणीय आर्थिक विकास का मतलब ये होता है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास के कार्य हों और जो भविष्य की आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए भी संसाधन बचाए जाएं ताकि वो भी उनका उपयोग कर सकें। क्योंकि जो कोयला है, पेट्रोलियम है, ये प्रकृति के अंदर सीमित मात्रा में है, एक दिन ये समाप्त हो जाएंगे। तो इनका प्रयोग इस तरह से करना चाहिए कि वर्तमान की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए भविष्य का भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। राजस्थान के लोग वर्षा जल का किस प्रकार उपयोग करते हैं? यानी कि राजस्थान के अंदर जो वर्षा जल है उसका किस प्रकार उपयोग होता है, क्योंकि राजस्थान के अंदर वर्षा कम होती है क्योंकि वो मरुस्थलीय क्षेत्र है। आंसर देखें। पहला पॉइंट है, उन्होंने पानी के भंडारण के लिए यानी कि पानी को इकट्ठा करने के लिए भूमिगत टैंक यानी कि भूमि के अंदर टैंक बनाए हैं या टैंक की व्यवस्था की है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, उनके पास एक अच्छी तरह से विकसित छत वर्षा जल संचय यानी कि छत का जो पानी है, बारिश के समय जो छत का पानी है उसको संचय यानी कि उसको इकट्ठा करने की प्रणाली है जिसको पालर पानी कहते हैं, और यह मुख्य घर या आंगन के अंदर बनाई जाती है। यानी कि इसकी व्यवस्था जो है मुख्य घर के आंगन में की जाती है, यानी कि घर के अंदर ही होती है इसकी व्यवस्था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? और उसके बाद 26 है, भारत में शक्तियों के विकेंद्रीकरण की क्यों आवश्यकता है? आंसर देखें। राष्ट्रीय आय का आंसर देखें। किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं से प्राप्त आय का कुल योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। यानी कि एक देश के अंदर उत्पादित यानी कि बनी हुई सभी वस्तुओं और सेवाओं का जो टोटल है उसको राष्ट्रीय आय कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि भारत में शक्तियों के विकेंद्रीकरण की क्यों आवश्यकता है। पहले ये समझ लीजिए कि विकेंद्रीकरण होता क्या है। यानी कि केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को देना, यानी कि हाई लेवल से पावर को निम्न लेवल यानी कि लो लेवल पर देना, उसको विकेंद्रीकरण कहते हैं। और ये भारत के अंदर क्यों ज़रूरी है? आंसर देखें। भारत एक विशाल देश है, यानी कि भारत एक बड़ा देश है। भारत के कुछ राज्य यूरोप के कुछ स्वतंत्र देशों से भी बड़े हैं, यानी कि भारत के अंदर कुछ ऐसे राज्य भी हैं जो यूरोप के जो देश हैं उनसे भी बड़े हैं। जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश रूस से भी बड़ा है, यानी कि जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश जो है रूस से भी बड़ा है। महाराष्ट्र जर्मनी के बराबर है। भारत के कई राज्य स्वयं भी अंदरूनी तौर पर विविधताओं से भरे हैं, यानी कि भारत के कई राज्यों में बहुत सारी विविधताएं पाई जाती हैं। इस प्रकार इन राज्यों में भी सत्ता को बांटने की आवश्यकता है, इसलिए भारत में शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखिए अब। उसके बाद सेक्शन सी है क्वेश्चन नंबर 27। इसमें पैसेज दिया गया है और उस पैसेज के नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं।
पहली बार आएंगे इस तरह के क्वेश्चन सोशल साइंस के अंदर, तो आपको ये पैसेज पढ़ना है और उसके नीचे दिए गए क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। क्वेश्चन है, विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है? विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच क्या है? लोकतांत्रिक सिद्धांत को वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? और स्थानीय शासन में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित हैं? अब आंसर देखें चारों क्वेश्चनों का। पहले क्वेश्चन का आंसर देखें 27 का, सत्ता के शासन का विभिन्न स्तर पर बंटवारा। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन का, अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर हो जाता है। और उसके बाद है सत्ता की समान भागीदारी। और अगले क्वेश्चन का यानी कि चौथे क्वेश्चन का आंसर है 33%। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है और इसके अंदर भी जो है एक पैसेज दिया गया है, तो ये है पैसेज। और इसके क्वेश्चन है ये, एक स्वयं सहायता समूह में कितने सदस्य होते हैं? स्वयं सहायता समूह में निर्णय कौन लेता है? और स्वयं सहायता समूह का एक प्रमुख लाभ बताइए। और स्वयं सहायता समूह का सबसे अधिक फायदा समाज के किस वर्ग को होता है? चारों क्वेश्चनों के आंसर देखें अब। पहले क्वेश्चन का आंसर है 15 से 20 और दूसरे क्वेश्चन का आंसर है स्वयं समूह के लोग। तीसरे क्वेश्चन का आंसर है कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध हो जाता है। और चौथा क्वेश्चन का आंसर है गरीब ग्रामीण और महिलाओं को। उसके बाद है सेक्शन डी, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, सरस्वती सिंधु सभ्यता की सड़कों की व्यवस्था कैसी थी? यानी कि सिंधु सरस्वती सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता की जो सड़कें थी वो उनकी व्यवस्था कैसी थी उसके बारे में बताना है। आंसर देखें, यहाँ पर आंसर दिया गया है। पहला पॉइंट है, सड़कें नगर को 5-6 खंडों में बांटती थी। यानी कि जो सड़कें थी वो शहर को यानी कि नगर को 5-6 हिस्सों में बांटती थी। खंड मतलब हिस्सों में। सड़कें चौड़ी होती थी, सड़कें कच्ची थी, सड़कों के किनारे कूड़ेदान थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, वैदिक दर्शन का महत्व बताइए। आंसर देखें। पहला पॉइंट है, वैदिक दर्शन व्यक्ति को लोभ व मोह से दूर रखते हुए कर्तव्य का पालन करना सिखाता है। यानी कि जो वैदिक दर्शन है वो व्यक्ति को लोभ और मोह से दूर रखते हुए कर्तव्य का पालन करना सिखाता है। उसके बाद दूसरा है, वैदिक दर्शन शाश्वत है यानी कि हमेशा के लिए है। यह हमेशा नवीनता का आभास कराता है। नवीनता का मतलब होता है नएपन का आभास कराता है, तथा आदर्श जीवन जीने की कला सिखाता है और अच्छा जीवन जीने की कला सिखाता है। वैदिक ज्ञान भारतीय संस्कृति की धरोहर है, अतः वैदिक ज्ञान की प्राप्ति मानव जाति के भविष्य के लिए भी आवश्यक है। उसके बाद अगला पॉइंट है, वेदों के ज्ञान से विमुख होने के कारण ही यानी कि वेदों से दूर होने के कारण ही आज संसार अनेक समस्याओं से घिरा हुआ है। वेदों का दार्शनिक चिंतन सामंजस्य, सदाचार, सहयोग तथा समन्वय की प्रेरणा देता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के उपाय बताइए। तो यहाँ पर पहले आप ये समझ लीजिए कि मृदा अपरदन होती क्या है, उसके बाद ये क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएगा। मृदा अपरदन का मतलब होता है कि जो मिट्टी की ऊपरी परत है उसको नुकसान पहुँचना, यानी कि उसका खिसक जाना। जैसे कि आपने सुना होगा पहाड़ों के ऊपर जो है लैंडस्लाइडिंग हो गई है, यानी कि पत्थर गिर रहे हैं, तो उसका कारण जो है मृदा अपरदन होता है। खासकर ये समस्या जो है वर्षा ऋतु के समय अधिक आती है, क्योंकि उस समय जो है मिट्टी की जो ऊपरी परत है वो कमज़ोर होती है और वो बहकर जो है नीचे आ जाती है वर्षा के पानी के साथ, और जिसकी वजह से ही लैंडस्लाइडिंग होती है। और इस चीज़ को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है वो आपको आंसर में बताना है। आंसर देखें, पहला पॉइंट है इसके अंदर, ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं। सोपान का मतलब होता है सीढ़ियाँ। सोपान कृषि यानी कि सीढ़ी वाली कृषि अपरदन को नियंत्रित करती है, यानी कि मृदा अपरदन को रोकती है। उसके बाद अगला पॉइंट है, समोच्च रेखाओं के अनुसार समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है, इसे समोच्च जुताई कहते हैं। यानी कि अगर ढलान इस तरफ से है, अगर हम इसके समानांतर इस तरह से
हल चला देते हैं तो ये पानी के बहाव को कम कर देगा और जिससे मृदा अपरदन नहीं होगा, कम होगा। उसके बाद अगला पॉइंट है सीढ़ीदार खेती भी यहाँ अपरदन को रोकती है, यानी कि सीढ़ी नुमा जो खेती होगी, आपने देखा होगा पहाड़ों के ऊपर जो खेती होती है वो हमेशा सीढ़ी नुमा होती है। ढालों पर वृक्षारोपण भी यहाँ अपरदन को रोकता है, यानी कि पहाड़ों के ऊपर जो ढलान होती है वहाँ पर पेड़ लगाकर भी हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। आंसर देखें। भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारकों का वर्णन इस प्रकार है। पहला है वनों के काटे जाने से वन्य प्राणियों के आवास छिन जाते हैं। दूसरा कारण है औपनिवेशिक काल में प्राणियों की खाल आदि के लिए उनका अंधाधुंध शिकार किया गया, यानी कि जब भारत को गुलाम बनाया गया था उस समय पर जो अंग्रेज थे खालों के लिए शिकार करते थे अंधाधुंध, और वनों को काटने से जो है वन्य प्राणियों का आवास छिन जाता है, जिससे जो है जैव विविधता प्रभावित होती है। तीसरा पॉइंट है पर्यावरणीय प्रदूषण, विष देना और जंगलों की आग से भी जैव विविधता को हानि पहुंचती है। जैव विविधता ये होती है कि जो जंगल के अंदर अलग अलग तरह के जो जीव पाए जाते हैं, जो पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा है, उसको जैव विविधता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, लोकतंत्र के गुण बताओ। आंसर देखें। निम्नलिखित कारणों से लोकतंत्र को बढ़िया बताया गया है। पहला कारण है व्यक्ति की गरिमा बनी रहती है। दूसरा कारण है नागरिकों में समानता को बढ़ावा मिलता है। तीसरा कारण है टकरावों को टालने संभालने का तरीका देता है। फोर्थ, इससे फैसलों में बेहतरी आती है। और पांचवा पॉइंट है इसमें गलतियों को सुधारने का अवसर होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, जैन धर्म व बौद्ध धर्म में क्या समानताएं हैं। आंसर देखें। दोनों धर्मों के दुखों का कारण लालसा को बताया गया है, यानी कि दोनों धर्म के अंदर लालसा को दुखों का कारण बताया गया है। दोनों दर्शन कर्म सिद्धांत व पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, यानी कि जो दोनों धर्म हैं वो कर्म करने में के सिद्धांत में और पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। दोनों दर्शनों ने अहिंसा पर बल दिया है। दोनों धर्मों का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति करना है और दोनों दर्शन नैतिक चरित्र पर बल देते हैं। उसके बाद जो 24 में क्वेश्चन है वो है मिस्र की प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन करो। आंसर देखें। सबसे पहले फराओ यानी कि राजा। मिस्र में फराओ को असीमित अधिकार प्राप्त थे, यानी कि मिस्र में जो राजा थे उनको असीमित अधिकार प्राप्त थे, अतः वह निरंकुश थे। निरंकुश यानी उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं था। वे स्वेच्छाधारी शासक थे, यानी कि अपनी इच्छा से शासन करते थे। उन्हें देवता माना जाता था, यानी कि भगवान की तरह माना जाता था उनको। उसके बाद है वजीर शासन संचालन के कार्य में फराओं की मदद करता था, यानी कि जो वजीर था वो शासन करने में राजा की मदद करता था। वह कर वसूलता यानी कि टैक्स लेता था। वजीर का काम था टैक्स इकट्ठा करना तथा आय और व्यय यानी कि कितनी आमदनी हुई है और कितना खर्च हुआ है इस चीज़ का हिसाब रखना वजीर का काम था। उसके बाद अगला पॉइंट है सैन्य संगठन। फराओं का सैन्य संगठन सामंतवादी प्रथा पर आधारित था। 12वें राजवंश के समय फराओं ने स्थायी सेना की व्यवस्था की। उसके बाद अगला पॉइंट है परिषद। फराओं के दरबार में उन्हें सलाह देने के लिए वर्द दरबारियों की अलग परिषद होती थी जिसे सारू कहते थे, यानी कि बुजुर्ग व्यक्तियों से सलाह ली जाती थी और उनको सारू कहा जाता था। अगला पॉइंट है प्रांतीय शासन। फराओं ने साम्राज्य को प्रांतों में बांटा हुआ था, यानी कि जो राजा ने अपने राज्य को प्रांतों में बांटा हुआ था जिसे नोम कहा जाता था और इसको नोम के नाम से जाना जाता था। तथा प्रांत के शासक को नोमार्क कहते थे और जो प्रांत का जो शासक होता था उसको नोमार्क कहते थे। उसके बाद अगला पॉइंट है स्थानीय शासन। गांव का प्रशासन सामंतों के हाथ में था, यानी कि सामंत यानी कि जो अमीर व्यक्ति होता था
तो गांव का प्रशासन सामंतों के हाथ में था, नगरों में प्रशासनिक अधिकारी होता था और नगर के अंदर प्रशासनिक अधिकारी होता था। कहने का मतलब यह है कि गांव के अंदर सामंत होते थे और शहरों में प्रशासनिक अधिकारी होता था। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 35, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लाभ और हानि बताइए। आंसर देखें। सबसे पहले है लाभ, फायदे क्या है इसके। इससे नहरें निकालकर सिंचाई की जाती है, यानी कि बहुउद्देशीय जो बांध बनाए जाते हैं उन बांधों से जो है नहरें निकाली जाती हैं जिनका प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। जल विद्युत उत्पादन, यानी कि बिजली बनाई जाती है। बांध के पीछे बनी झील में पानी रोका जाता है जिससे बाढ़ नियंत्रण होता है, यानी कि इससे बाढ़ को नियंत्रित किया जा सकता है। आंतरिक नौका चालन किया जा सकता है, नौका चालन होता है इसमें। मछली पालन किया जाता है, यहाँ पर मछली पाली जाती है। अगला पॉइंट है बांध व इसके साथ बनी झील पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र होती है, यानी कि यहाँ पर लोग घूमने के लिए भी आते हैं। और उसके बाद है इनसे सूखे व बाढ़ की समस्या भी हल हो जाती है। अब हानि देखें। नदियों का प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध होता है जिसके कारण तलछट बहाव कम हो जाता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है बांध से होने वाले लाभ को लेकर राज्यों के बीच विवाद भी बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है बांध नदियों को टुकड़ों में बांट देते हैं जिससे विशेषकर अंडे देने की ऋतु में जलीय जीवों का नदियों में स्थानांतरण यानी कि एक जगह से दूसरे जाना अवरुद्ध हो जाता है, यानी कि बंद हो जाता है। ये परियोजनाएं कुछ सामाजिक आंदोलनों जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन के कारण भी बन गए हैं, यानी कि इनकी वजह से जो है आंदोलन भी हुए हैं, जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था। इनका मुख्य विरोध मुख्य रूप से स्थानीय समुदायों के एक बड़े स्तर पर विस्थापन के कारण है। और इसका कारण ये बताया गया है कि इसकी वजह से बड़े संख्या में जो है लोगों का विस्थापन हुआ, यानी कि लोगों को अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह पर जाना पड़ा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है संघीय व्यवस्था की विशेषताएं बताएं। आंसर देखें। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर है ये। संघीय व्यवस्था के दो स्तर होते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, यानी कि संघीय व्यवस्था के अंदर दो सरकारें होती हैं, एक केंद्र सरकार होती है, एक राज्य की सरकार होते हैं। संविधान द्वारा दोनों सत्रों को अलग अलग शक्तियां प्रदान की गई हैं, यानी कि भारतीय संविधान के अंदर दोनों सत्रों को, यानी कि केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को, दोनों को अलग अलग शक्तियां दी गई हैं। संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला है इसमें सरकार दो या दो से अधिक सत्रों पर बनाई जा सकती है, यानी कि सरकार के जो है दो या दो से अधिक सत्र यानी कि लेवल हो सकते हैं, अलग अलग लेवल की सरकार हो सकती है। अलग अलग सत्र की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, यानी कि जिसके ऊपर शासन किया जाता है वो एक ही होते हैं, लेकिन इनका कुछ विषयों जैसे कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है, लेकिन दोनों को अलग अलग अधिकार दिए गए हैं, यानी कि राज्य को अलग कानून बनाने के अधिकार दिए गए हैं, केंद्र को अलग हैं। टैक्स के बारे में भी सेम यही है। अगला पॉइंट है संविधान में दोनों सत्रों के अधिकार स्पष्ट रूप से वर्णित किए हुए हैं, यानी कि संविधान के अंदर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो सरकार है उनकी शक्तियों के बारे में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। संविधान दोनों सत्रों के अस्तित्व और अधिकारों की गारंटी और सुरक्षा देता है, यानी कि संविधान जो है दोनों सत्रों के अस्तित्व को और अधिकारों की गारंटी और सुरक्षा देता है। संविधान के मौलिक कानूनों को दोनों की सहमति के बिना नहीं बदला जा सकता, यानी कि संविधान के अंदर जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं आम आदमी को, उनको इन दोनों की सहमति के अनुसार जो है के बिना नहीं बदला जा सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, उपभोक्ता शोषण के तरीकों का वर्णन कीजिए। आंसर देखिए। निम्नलिखित तरीकों से उपभोक्ता का शोषण होता है। पहला पॉइंट है कभी कभी दुकानदार ग्राहक से निर्धारित मूल्य से अधिक दाम ले लेते हैं, यानी कि दो दुकानदार है जो मूल्य निर्धारित किया गया है उससे अधिक ज़्यादा पैसा ग्राहक से ले लेते हैं, इससे उपभोक्ता को हानि होती है। भ्रामक विज्ञापन देकर, यानी कि भ्रम पैदा करने वाले विज्ञापन देकर उपभोक्ताओं का शोषण किया जाता है।
कभी कभी दुकानदार कम तौल तथा कम माप से भी उपभोक्ता का शोषण करते हैं, यानी कि दुकानदार कभी कभी कम तौल कर कम माप करके जो है उपभोक्ता का शोषण करते हैं। अधिक लाभ कमाने के लिए कभी कभी व्यापारी लोग जमाखोरी या काला बाजारी की सहायता लेते हैं, जिससे उपभोक्ता का शोषण होता है। यानी कि ज़्यादा लाभ कमाने के लिए जो व्यापारी होते हैं वो जमाखोरी करते हैं, काला बाजारी करते हैं, जिससे उपभोक्ता को नुकसान होता है। मिलावट करके भी दुकानदार कभी कभी अधिक लाभ कमाने का प्रयत्न करते हैं। इससे उपभोक्ता का आर्थिक शोषण के साथ साथ स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। यानी कि दुकानदार जो हैं सामान में मिलावट करते हैं और जिससे आर्थिक यानी कि पैसों का नुकसान तो होता ही है, साथ ही साथ उसके स्वास्थ्य के ऊपर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। कभी कभी उपभोक्ता को वस्तु के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं होती, जिससे उसका शोषण होता है। तो ये था 10वीं कक्षा का सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर और उसका सॉल्यूशन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।